हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे एग्जाम को 4 ही दिन रह गए हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं आपको बार बार यही कहूँगी, ठीक है। बस जो आता है उसकी रिवीजन करनी है बार बार, ठीक है। आपका पेपर अच्छा होगा, आपने मेहनत अच्छी की है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो तो मैं आप अच्छे से जानते हो कि आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं आज की क्लास में क्या क्या है। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन है और हिंदी व्याकरण के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन करवाए और जितनी भी व्याकरण करवाई है तो बहुत डिफिकल्ट लेवल पे और एचटेट के अकॉर्डिंग ही करवाई है। चाहे आप मेरी क्लासेस देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ कहने की बात नहीं है, तो आप क्लासेस देख सकते हैं जो हिंदी व्याकरण की प्ले लिस्ट है और जो मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं उनसे आप आइडिया लगा सकते हो। और आज की क्लास में व्याकरण के होंगे, हिंदी साहित्य के होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और साथ ही मैं कहानी से भी क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि हिंदी की जो गद्य की विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, संस्मरण ये होते हैं, उनसे मैं 10-12 क्वेश्चन कहानी से भी लेके आई हूँ। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निष्प्रिय शब्द का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो इस शब्द का सही अर्थ कैसे आपने निकालना है, पहले इस शब्द को तोड़ के देखो। यदि शुद्ध शब्द में देखे तो इसका क्या होगा, निस, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग है और उसके बाद धन और हो गया स्पृहा, ठीक है। जो स्पृहा यहाँ पर शब्द है इसका अर्थ होता है कामना, ठीक है। और नी लग गया तो हो गया कामना रहित, तो ठीक है। तो यहाँ पर समझे इसका ऑप्शन 1 होगा कामना रहित, ठीक है। पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा कामना रहित। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था। ये भगवती चरण की, जो भगवती चरण है उनकी कविता से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर करवा रखा है, शायद 7th क्लास से है। तो इसके ये किसकी कविता की पंक्तियां हैं, तो भगवती चरण वर्मा की कविता की पंक्तियां हैं। दीवानों की हस्ती कविता का नाम है, ठीक है, वहां से है ये। उसके बाद महादेवी वर्मा ने नीलकंठ की विधा क्या है, जो महादेवी वर्मा का चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर, तो ठीक है। ये पूछा गया एनसीईआरटी से ही पूछा गया, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, ठीक है, एनसीईआरटी से है। और सॉरी, तो ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है और ये भी एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो नीलकंठ उनका चैप्टर है ना, जो नीलकंठ किसका नाम है, उनके एक मोर का नाम है, उन्होंने उसके मोर के जो जीवन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है, ठीक है। तो उसकी मोर के जीवन और उसकी गतिविधियों के बारे में यहाँ पर महादेव वर्मा ने वर्णन किया है, ठीक है। तो ये गद्य के अंदर कौन सी विधा है, तो ये क्या है, एक रेखा चित्र है। और ये कहाँ की संग्रह से लिया गया है, जो महादेवी वर्मा का मेरा परिवार संग्रह है वहां से लिया गया है, ठीक है। मेरा परिवार से लिया गया है रेखा चित्र ये, ठीक है। उसके बाद समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं। जब हम समास होते हैं, समास के अंदर जो पद होते हैं, जब हम उनको अलग करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा, विग्रह करते हैं, ठीक है। 2 शब्दों को जब अलग करते हैं तो क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लीजिए, मनवा तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही, ठीक है। यहाँ पर ये पंक्तियां पूछी गई हैं और ये मैंने एनसीईआरटी के अंदर आपको करवा रखे हैं, शायद 9th क्लास की एनसीईआरटी से हैं। और कबीर दास जी के पद हैं ये, ठीक है। वो इसमें कह रहे हैं कि मन तो आपका 4 दिशाओं 10 दिशाओं में फिर रहा, तो ये सुमरिन कैसा, तो ये भगवान का नाम कैसा, ठीक है। हाथ में क्या करते हैं लोग, कुछ माला लेके बैठ जाते हैं और मन यहाँ वहां भटकता रहता है, तो वो सुमरिन कैसा, ठीक है। ये कबीर दास जी की पंक्तियां और ये भी एनसीईआरटी से लिया गया आपका क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कंठोष्ठ ध्वनि, ठीक है। यदि आप मेरी क्लास अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको सभी ध्वनियां अच्छे से करके जानी है, ठीक है। नासिक्या ध्वनि हो गई, स्पर्श संघर्षी ध्वनि हो गई, ठीक है। क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ठ वर्ग हो गया, हर एक वर्ग को याद करके जाना है। अलप प्राण करके जाना है, जो अलप प्राण कौन कौन से हैं, ठीक है। और महाप्राण कौन कौन से हैं आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लो मैं थोड़ा सा तो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। जो अलप प्राण कौन से हैं, ठीक है। अलप प्राण के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, पहला और तीसरा और 5वां वर्ण आते हैं, जो हमारे क वर्ण हो गए ना, क ख और ग हो गए, ठीक है। और घ और अंगा हो गए, ठीक है। यदि पहला, तीसरा और 5वां ये क्या है, हमारे अलप प्राण है। जो बचा दूसरा और चौथा, ये हमारे क्या होते हैं, दूसरा और चौथा हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद होने चाहिए। और अघोष क्या होते हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आपको उम्मीद करती हूँ पता ही होगा। अघोष होते हैं जो हमारे क वर्ण होते हैं ना, ठीक है। क वर्ण, ख वर्ण जो भी हो गए, जो इनके पहले दो शब्द होते हैं, पहला और दूसरा अघोष होते हैं। और सघोष कौन से होते हैं, तीसरा और चौथा जो और 5वां ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है।
ये हमेशा अपने याद रखना है, ठीक है। अघोष सघोष, ठीक है, ये अपने अच्छे से याद रखना। जैसे यर अलावा अघोष है या सघोष है, ठीक है, उसम व्यंजन है वो अघोष है या सघोष है, ये आपने 100% करके जाना है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कंठोष्ठ ध्वनि पूछी गई है। कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओ है, ठीक है। इसकी ध्वनि है जो कंठ से भी आती है और होठों से भी आती है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ ध्वनि बोलते हैं। ओ हो गया और औ हो गया, ये दोनों ही हमारे क्या है? कंठोष्ठ ध्वनि है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछी गई? रस की विशेषता नहीं है, ठीक है। ब्रह्मानंद सदोहर कहा जाता है, विश्वनाथ जी ने कहा था, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने, ये बिल्कुल सही है। और रस को स्वयं प्रकाशानंद कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अखंड कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर लोक चमत्कार प्राण कहा तो जाता है, पर लोकोत्तर कहा जाता है। लोक की जगह क्या आता? लोकोत्तर आता है। यदि लोकोत्तर लिखा होता तो फिर ये क्या था? हमारा सेंटेंस शब्द क्या था? बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो यही क्या है? विशेषता उसकी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रस के 4 अवयव में निम्नलिखित नहीं है। जो रस है, रस के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि आप रस को अच्छे से करके जाइए, क्योंकि अब मैं करवाऊंगी तो अब आप थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम देख रहे हैं और आपको समय लग जाए, मुझे समय लग जाएगा बनाने में। तो यदि आप मेरा कहना मानो तो आप रस हो गया और जो काव्य शास्त्र की जो फेमस पंक्तियां हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे कथन है जैसे वो सभी आप अच्छे से करके जाओगे। काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है, ये करके जाओगे, ठीक है। वामन है जैसे वो किस वाद के प्रवर्तक है, रीतिवाद के हैं, ठीक है, ध्वनिवाद के कौन है, तो ऐसे आप सभी के थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे काव्य शास्त्र को भी, ठीक है। निम्नलिखित में से रस के 4 अवयव कौन कौन से हैं, ठीक है। संचारी भाव होता है, अनुभाव भी होता है, स्थायी भाव भी होता है, विषयानंद भाव नहीं होता। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 4 होते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? विभाव आना चाहिए था, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 क्या होगा? यहाँ पर सम्मिलित नहीं है और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर सुमेलित पूछा गया, तद्भव और तत्सम शब्द पूछे गए हैं, ठीक है। पोष का अर्थ होता है पोष, पोष देखो पोष से मिलता जुलता सीधा सीधा शब्द हमारा पोष ही निकल रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। क का 4, ठीक है। क का 4 किसमें है? पहले का, तो पहले का 4 देख लो किसमें है, तो थर्ड में है, ठीक है। उसके बाद है हमारा श्रृंग, श्रृंग का अर्थ होता है सींग, ठीक है। ख का 2, ठीक है। ख का 1, ठीक है। यहाँ पर ख का क्या है? ख का 1, ये हमारा ऑप्शन 3 में है। वायु बयार, पता ही है हवा को क्या बोलते हैं? वायु है। वायु का तद्भव रूप क्या होगा? बयार होगा, ये भी बिल्कुल सही है, 2 होगा इसका, ठीक है। उसके बाद है परसु, परसु किसको बोलते हैं? फरसा को बोलते हैं। इसका आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। और ये हमारा सुमेलित नहीं है, हमारा इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। भक्ति काल के बारे में ये कथन किसने कहा था? और ये कथन किसने कहा था? बाबू गुलाब राय ने कहा था। ये इसका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। आप थोड़े थोड़े कथनों को अच्छे से देखेंगे, वैसे भी कथनों का कोई सिर पैर नहीं होता, कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाता है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कथन करवाए हैं, जैसे पद्मावत के बारे में उदय शंकर तिवारी ने क्या कहा और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ठीक है, वो कर जाओ, ठीक है। तो इनमें से एक आध मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये कथन मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि को हम अच्छे से कर चुके हैं और देवनागरी लिपि का क्वेश्चन आता ही अपने बहुत जल्दी से कर देना है। स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम बिल्कुल सही है देवनागरी लिपि में। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, ठीक है, अलग आवाज है और अलग चिन्ह भी है। हर एक ध्वनि के लिए अलग है। क के लिए जैसे अलग चिन्ह, ख के लिए अलग है, ग के लिए अलग है। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता बिल्कुल भी नहीं। जब इस जो हमारी हिंदी हमारी लिपि है, इसके में मात्राओं में एक रूपता नहीं है। कहीं पर जो हमारी हिंदी के अंदर मात्रा है, की के आगे भी लगती है और की के पीछे भी लगती है, तो इनमें एक रूपता नहीं है मात्राओं में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ये इसकी विशेषता नहीं है देवनागरी लिपि की। सुंदर और सुसंगठित लिखावट ये तो है ही, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अव्यय की क्लास में आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। यदि आप रिवीजन के लिए देखना चाहेंगे तो वो बहुत अच्छी क्लास है, उसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे, ठीक है।
तो अव्यय से क्वेश्चन पूछा गया, अव्यय में भी आगे क्वेश्चन पूछा गया समुच्चय बोधक से, ठीक है। मैं आया और वह गया, देखो दो वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर भी अव्यय लगा हुआ है। मैं जाऊंगा या वह आएगा, यहाँ पर भी या क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ा हुआ है। वह बैठकर खाना खा रहा था, ठीक है, यही यही क्या समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अगला देख लेते हैं, उसने कहा था, यहाँ पर था और लेकिन, उसने कहा था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं, यहाँ पर एक वाक्य हो गया, उसके बाद अगला वाक्य हो गया, और लेकिन के साथ क्या कर दिया, दोनों वाक्यों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर कोई भी अव्यय का प्रयोग नहीं किया गया। बैठकर हो गया हमारी पूर्वकालीन क्रिया, और उसके बाद खा रहा है ये हमारी होगी दूसरी क्रिया, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा क्या है, ये यही हमारा पर क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय का वाक्य के इसके अंदर ही हम क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, ठीक है। नहीं वाले पे टिक लगाओगे फिर आप करोगे। बाग बाग होना, बहुत खुश होना, ये तो मुहावरे का अर्थ है। पेट फूलना, ठीक है। उसके बाद अब फूल कर कुप्पा होना, फूले न समाना, ये भी खुश होने का, और ये भी है। पेट फूलना होता है किसी के पेट के अंदर बात न पचना, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा अत्यंत प्रसन्न होने का, जो सही क्या है इसका शब्द का क्या है, मुहावरे का अर्थ नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द सही शब्द रूप है, सही शब्द पूछा है, शुद्ध वर्तनी पूछी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो परिणीति हम ऐसे ही लिखते हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट ही है। परिणीति हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ये क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा आती है इसमें दोनों में, ठीक है। तो यही हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्रिया में से क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो स्थित्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया पूछी गई है, ठीक है। और कौन सी जिसमें स्थिति का बताया जाए, स्थित्यार्थक का अर्थ होता है स्थिति का अर्थ में बताया जाए, ठीक है। स्थित्यार्थक कौन सी क्रिया है इसके अंदर, जिसके अंदर हमें स्थिति का पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमें लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, रामू सो रहा है, देखो यहाँ पर रामू सो रहा है, सोने से क्या उसकी स्थिति का पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, सो रहा है। तो ये क्या है, स्थिति और अकर्मक क्रिया भी है, ठीक है। सो रहा है, यहाँ कार्य किस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रामू के ऊपर, कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। हमारा क्या होगा, का 2 होगा, ठीक है, का 2 होगा। और हमारे केस में तीसरे ऑप्शन भी हैं। उसके बाद चेक करते हैं गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया भी होनी चाहिए और गत्यार्थक होनी चाहिए। गत्यार्थक का अर्थ होता है जिसमें गति हो, और इन सेंटेंस में हमने देखा किस वाक्य के अंदर गति है, जिसमें गति हो रही हो। लड़का तालाब में तैर रहा है, यहाँ पर क्या है, शरीर क्या है हमारा, गति की स्थिति में है, ठीक है। तो हमारा अगला क्या होगा, ख का क्या होगा, 4 होगा, और ये हमारा ऑप्शन 3 में ही ख का 4 है, ठीक है। उसके बाद है एक कर्म क्रिया, ठीक है। एक कर्म क्रिया में क्या होगा, जिसमें एक कर्म होता है उसे बोलते हैं एक कर्म क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी होगा, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, और एक क्या बच गया, माँ बच्चे को फल देती है। सीधा सीधा यहाँ पर हमारे एक कर्म की बात इसी के अंदर हो रही है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी हमारी, एक कर्म है इसके अंदर, ठीक है। एक कर्म वाली क्रिया है, ठीक है, पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो एक ही कर्म है, कौन सा कर्म है इसके अंदर, पुस्तक। द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म हो, माँ बच्चे को फल देती है, एक कर्म बच्चा हो गया, दूसरा फल देती है, तो 2 कर्म है इसके अंदर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया होगी, और हमारा ऑप्शन क्या होगा, 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये दो शब्द बिल्कुल अलग से हैं, इनको अच्छे से देख लेना। गत्यार्थक का अर्थ होता है गति में रहना, और स्थित्यार्थक का अर्थ होता है स्थिति का बताना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में नहीं है, ठीक है। तो शुद्ध रूप वाक्य के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें ये पूछा है कि इनमें कौन सा शुद्ध नहीं है, ठीक है। यो टोकरी कचरा फेंक दो, कूड़ा करकट रह जाता है, ऑप्शन 3 है। मेरे पास इतना कम समय है, उसके बाद उनके उच्चारण ठीक नहीं है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। कूड़ा करकट रह जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यो टोकरी कचरा फेंक दो, यहाँ पर यो नहीं आना चाहिए था, तो ठीक है, इस टोकरी में रखे कचरे को फेंक दो, ये होना चाहिए था वाक्य शुद्ध रूप। तो यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ये शुद्ध रूप नहीं है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो देखो जितने भी हमने आज तक हिंदी के
प्रीवियस ईयर की हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो भी मेरे मॉक टेस्ट होते हैं उनके अंदर प्रीवियस ईयर होते हैं, क्योंकि एस्टेट का जो एग्जाम है वो इतना ईजी नहीं आता कंपैरिजन अदर एग्जाम। DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, KV का देख लो, EMRs का देख लो, दिल चंडीगढ़ का देख लो, इनके एस्टेट के कंपैरिजन में बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। तो इसलिए मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वही करवाती हूँ जो एस्टेट में आए हुए हों, जो मेरे प्रैक्टिस सेट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आप देखो सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विशेषण से पूछा जा रहा है, समास से क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, और एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया। ठीक है, ये आपको जरूर से जरूर करके जाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्रिया हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके ही जाने हैं। तो छोड़ के तो मेरे उम्मीद से व्याकरण में आप एक टॉपिक भी मत जाना। ठीक है, बिल्कुल भी मत जाना, चाहे आप लास्ट के 3 दिनों में व्याकरण पढ़ो, आपका स्कोर, मैं दिल से कहती हूँ आपका स्कोर डबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के अंदर भी व्याकरण आनी है और हमारा जो 15 नंबर का सेशन आएगा उसके अंदर भी व्याकरण आनी है। तो इसलिए मैं लास्ट डेज में आपको यही कहूंगी कि आप क्या करना है कि व्याकरण पे डबल टाइम लगा दो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है? सीधा ही इजी क्वेश्चन होगा। अनिश्चितवाचक सर्वनाम के बारे में जिसको पता होगा वो 1 मिनट में कर देगा, कोई ना कोई। देखो इसके बारे में हमें कोई डेफिनेटली किसी चीज के बारे में सीधा संकेत नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। सब लोग एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, सब लोगों के बारे में हमें बिल्कुल भी निश्चितता नहीं आ रही है, अनिश्चित है। सब लोग के अंदर हमें नहीं पता कितने लोग हैं, तो ये भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है। किसी ने पत्थर, सर्वनाम नहीं है पूछा है ना, तो ये भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तो किसी ने पत्थर मारा, हमें नहीं पता किसने मारा, इसके बारे में डेफिनेटली कुछ भी नहीं है, तो निश्चित कुछ भी नहीं है, तो ये भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। हमें भारत में रहकर कुछ सीखना है, तो ये इसमें क्या है? इसमें अनिश्चितवाचक सर्वनाम बिल्कुल भी नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। 4 क्या होगा हमारा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति बतानी है। ठीक है, मैंने आपको प्रवृत्तियां, विशेषताएं बिल्कुल अच्छे से करवा रखी हैं, तो प्रवृत्तियां देखो देखते ही आप इनको अच्छे से कर लोगे। आचार्य तव का प्रदर्शन, ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति या विशेषताएं एक ही होती हैं, ये इनकी है। जो हमारे रीतिकालीन कवि थी उनकी तो महत्वपूर्ण विशेषता थी आचार्य तव का प्रदर्शन करना, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, अलंकार के प्रति विशेष आग्रह था उनका। ठीक है, नारी, और दूसरा क्या था? नारी के आदर्श रूप का चित्रण करना और नक्सिक का वर्णन करना। देखो इसके अंदर गलत क्या है, ये देखो, नारी के आदर्श रूप का चित्रण करना इनकी बिल्कुल भी प्रवृत्ति नहीं थी। इन्होंने नारी का क्या किया था? जो रीतिकाल के कवि थे ना, इन्होंने नारी के वेश्या, जो नारी है उसको वेश्या के रूप में दिखाया था, मतलब उसको विलासनी के रूप में दिखाया था, विलास की, भोग विलास की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया था, श्रृंगार के रूप में प्रस्तुत किया था, और आदर्श रूप को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया था। ये भी आपसे आगे भी कभी भी पूछ लिया जाए तो बिल्कुल भी नारी, आप रीतिकाल में आप नारी के आदर्श रूप को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था, उसको विलासनी के रूप में दिखाया था, भोग विलास की वस्तु के रूप में दिखाया गया था। ठीक है, तो ये इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। नक्सिक का वर्णन किया गया है, तो ये भी इसकी क्या है? विशेषता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो और मैंने आपको जितना भी हिंदी साहित्य उसमें करवाया था ना, थ्योरी में करवाया था, तो मैंने आपको विशेषताएं करवा रखी हैं। ठीक है, और एक कमेंट भी आया था, रीना नागर नाम से आईडी है उनकी, वो बहुत अच्छे कमेंट करती है, और उसने मुझे पता है कि आपने मेरी सभी थ्योरेटिकल क्लास पढ़ी है, तभी मैं आप समझ जाती हूँ। जब आपका कमेंट आता है उस क्लास के ऊपर, तो मैं आपको समझ जाती हूँ कि आपने मेरी थ्योरेटिकल क्लास पढ़ी है। और जिसने भी पढ़ी है ना थ्योरेटिकल क्लास, उसने सही लिखा है कि ठीक रहा मैडम, उसका कमेंट था कि मैडम आपने ठीक रहा कि थ्योरेटिकल क्लास करा दी, इसके बाद मेरे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपने मेरी मेहनत को समझा। ठीक है, और आपने अच्छे से पढ़ा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो मैंने सब में विशेषताएं, प्रवृत्तियां अच्छे से आपको करवा रखी हैं। तो निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक का अनुभव योग्य माना? ठीक है, शांत रस को भी नाटक में अनुभव या प्रदर्शन या अभिनय के योग्य माना, किसने माना? तो उद्भट ने माना था। उद्भट ने शांत रस को 9वें रस के रूप में माना है, ये भी याद रखना। उद्भट ने क्या किया है? शांत रस है, जो शांत रस है ना, जो शांत रस, ठीक है, इसको क्या माना है? 9वें रस के रूप में माना है। ठीक है, 9वें जो रस है ना, 9वें रस के रूप में, 9वें रस के रूप में माना है। ठीक है, 9वें रस के रूप में। और इसने, इन्होंने माना है कि जो नाटक है वो अभिनय के योग्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा, उद्भट। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20।
तो इसमें हमें मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर देखते ही आपने बिल्कुल भी हाइप नहीं होना है। अच्छे से एक दो ऑप्शन को मैच करके देखो। यदि आपको एक दो ऑप्शन को अच्छे से मैच कर पा रहे हो तो फिर आप इजीली कर पाओगे। और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कहती हूँ कि हमारे एस्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल भी सिंपल वाले बिल्कुल भी नहीं आएंगे अब, ठीक है। तो ये देख लो, पहले भी नहीं आते थे और अब क्या आएंगे, ठीक है। तो असिस्ट, ठीक है, यदि आपको इसका आंसर ना निकले, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आपको असिस्ट का आंसर ना निकले तो राजस्थानी देख लिए ना, विशेषण पूछा गया है तो राजस्थान क्या है, एक स्थान का नाम है। तो स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण यहाँ पर दिया हुआ है। ख का 4 ऑप्शन, ख का 4 ऑप्शन देख लो यहाँ पर आपको कहाँ पर दिख रहा है, ख का 4, ख है हमारा दूसरे पे और 4 ऑप्शन क्या है, ये इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा कट गया। अब चारों में दिया हुआ है, ठीक है, ख का 4, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताया गया है अस्वस्थ। अस्वस्थ क्या होती है, हमारी स्थिति होती है, ठीक है, हमारी दशा होती है। जहां पर स्थिति और दशा का बोध हो वहां पर क्या होगा, दशा बोध गुणवाचक विशेषण होगा। तो हमारा क्या हो गया, ग का 1, और ग का 1 किस में है, देख लो यहाँ पर ग का 1 सिर्फ किस में है, 4th में है। तो यहाँ से भी आपका आंसर ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, किस में है देख लो यहाँ पर 4th ऑप्शन के अंदर ग का क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। एग्जाम के अंदर आपने यही पैटर्न अपनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये निकल गया हमारा। अब उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपने मैच करके देखना है, ठीक है। हमारा ग का 1 हो गया और इसका क्या हो गया, 4 हो गया। और प्राचीन क्या होता है, समय का बोध करा रहा है, बहुत पहले के समय, पुराने समय का बोध करा रहा है, तो काल बोधक हो गया, ठीक है। और दूसरा किसमें है, दूसरा भी हमारा ग, ये कौन सा प्राचीन, घ का 2, हाँ ये 4th में ही है हमारा, ठीक है। तो इसका हो गया, बचा क्या, अशिष्ट। अब अशिष्ट किसी को आता है नहीं आता कोई मैटर नहीं करता। अशिष्ट का क्या हो गया, दोष बोधक गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही, मैंने आपको इसमें थोड़ा समय इसलिए लगाया है ताकि आपसे ना निकले तो 2 का आंसर ढूंढ लेना, ठीक है। जब 2 का आंसर मिल जाए तो आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए मैंने आपको हर एक क्लास में अच्छे से समझा दिया है कि किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। यदि आप उन क्लासेस को अच्छे से समझ गए होगे तो ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लड़कपन दिया है, लड़का क्या होता है, आप खुद देखिए, लड़का क्या होता है, एक जाति होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है ना। तो यहाँ पर हमारा ये विशेषण तो बिल्कुल नहीं होगा, और विशेषण से बनी हुई संज्ञा पूछा है तो लड़कपन से जब लड़कपन निकाल देंगे, पन व शब्द निकाल देंगे तो क्या बचा, लड़का। तो ये हमारा लड़का क्या है, जातिवाचक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कट गया। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द क्या है, राष्ट्रीयता। यदि हम इसमें से राष्ट्र निकाल दें, राष्ट्रीयता में से राष्ट्र निकाल दे तो राष्ट्र क्या है, संज्ञा शब्द है, तो ये भी विशेषण से नहीं बना, तो ये भी कट गया। उसके बाद है बड़प्पन, ठीक है, ये किस शब्द से बना है, बड़प्पन बड़ा शब्द से बना है। और बड़ा हो गया, छोटा हो गया, काला हो गया, गोरा हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है, आगे हो गया, पीछे हो गया, ये सभी क्या होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं। और लिखावट भी देख लीजिए, लिख से क्या, लिख में आवट लगा हुआ है, ठीक है, तो आवट लगा हुआ है, तो ये किसी क्रिया से बना है, ठीक है, ये क्रिया से बना है, ये संज्ञा से बना है, और ये जातिवाचक संज्ञा से बना है। 3 कट गए तो बचा क्या, बड़प्पन, ठीक है। और बड़ा किसके लिए लगता है, बड़ा व्यक्ति, ठीक है, बड़ा आदमी, तो ये क्या है, विशेषण है, तो ये क्या है, भाववाचक विशेषण से निर्मित शब्द है, ठीक है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बड़ा शब्द में पन लगाने से क्या बन गया, बड़प्पन बन गया। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आप 4 ऑप्शन को अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि समझ गए होंगे तो बिना कहे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है एक मॉक टेस्ट बनाने में, ठीक है, 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं मॉक टेस्ट बनाने में। लाइक और कमेंट जरूर किया करो, आपको कैसा लगा, ठीक है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूँ, ठीक है, चाहे कितना बिजी शेड्यूल हो मेरा, फिर भी मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूँ। प्लीज बिना कहीं ही आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोचक, मुख्य, विवर्य, स्वर परिवर्तन आदि किस रस के अनुभव हैं, ठीक है। ये रस के अनुभव पूछे गए, जैसे मैंने आपको लास्ट मॉक में करवाया था, कायिक अनुभव हो गया, वाचिक अनुभव हो गया, ठीक है, और सात्विक अनुभव हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको करवाए थे। तो ये भी अनुभव के अंदर ही आते हैं। तो ये किस किस के अंदर, जिसमें हाथ कांपने लग जाते हैं, स्तंभ हो जाते हैं, ठीक है, एकदम से घबरा जाते हैं, रोमांच हो जाते हैं, मुख विवर्य हो जाता है, एक हमारी आवाज परिवर्तन हो जाती है,
तो किस अनुभाव में होती है, तो ये भयानक के अंदर होते हैं। जब हम क्या भयानक स्थिति देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, भयानक भय होता है या भयानक स्थिति होती है, या आप कल्पना कीजिए आपके सामने युद्ध की स्थिति है, तो आप उसको देखकर क्या होगे, एकदम से लड़ाई हो गई तो आप क्या करेंगे, हाथ पैर कांपेंगे, स्तंभ हो जाएंगे, हमारी आवाज बदल जाएगी, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, भयानक के अंदर आएगा, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो मैं समझाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। सीधा सीधा यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो उपसर्ग, उसके आगे उपसर्ग लगाने से उल्टा अर्थ दे, ठीक है, उल्टा अर्थ मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ठीक है, प्रबल, ठीक है, बल में क्या लगा हुआ है, बल के अंदर प्रबल लगा हुआ है, ठीक है, इससे कोई उल्टा अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, ये तो बिल्कुल मजबूती दे रहा है। अनुधनकरण, अनुकरण होता है किसी चीज का नकल करना, ठीक है, तो इसका भी कोई उल्टा अर्थ नहीं निकल रहा, ठीक है। अविश्वास हो गया, विश्वास, अविश्वास, ठीक है, तो अविश्वास भी उल्टा ही अर्थ दे रहा है हमें यहाँ पर, और अपयश भी उल्टा ही अर्थ दे रहा है यहाँ पर, देखें तो यश का अर्थ होता है मतलब बढ़ोतरी होगी, प्राप्ति होगी, और अपयश का होता है गिरावट होना, ठीक है, थोड़ा ऐसा ही होता है, गिरावट, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, अविश्वास भी आ रहा है और अपयश भी आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज आप कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका अपयश इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से हरिवंश बच्चन जी द्वारा रचित आत्मकथा खंडों में निम्नलिखित में से हरिवंश बच्चन राय द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की यदि आपने आत्मकथा पढ़ी होंगी चारों, तो आप इसको देखते ही कर दोगे, तो हमें पता है कौन कौन सी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर से 10, द्वापर से सोपन तक, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इनकी आत्मकथा है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये 3 है। एक आपने कमेंट करके बता दिया कौन सी आत्मकथा इनकी बच गई, ठीक है। और ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है, पर आपसे मैं क्वेश्चन जो पूछती हूँ ना, आप बिल्कुल भी उसका कमेंट करके आंसर नहीं देते, ठीक है। 4 आत्मकथाएं हैं इनकी, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से शोपन तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, और एक हो रहा है बहुत ही अच्छे नाम से, अब ब से नाम से है, वो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ब नाम से शुरू होगी, ठीक है। वो कमेंट करके आपने बतानी है। इसकी क्या है, ये आत्मकथा नहीं है, दिन जल्दी जल्दी डलता है, निशा निमंत्रण से ली गई इनकी क्या है, हरिवंश राय बच्चन की क्या है, कविता है, और निशा निमंत्रण से ली गई है, ठीक है। और मुझे दूसरी जो इनका एक आत्मकथा बच गई उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तन चित उर मन राजा किनी, हित सिंगल बुद्धि पद्मनी चिना, गुरु सुआ जेहि पंथ देखा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पदावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है, ठीक है। तो यदि आप इन पंक्तियों को पढ़ोगे तो हम सीधा सीधा, सबसे पहले तो हमें जो सूफी काव्य है उसकी हमें विशेषता के बारे में पता होना चाहिए। उनकी विशेषता क्या है, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत देना, और ये इसके अंदर दिया गया है, और यही क्या इसका राइट आंसर है। जो सूफी काव्य है मैंने उसके अंदर आपको करवा रखा है, वो लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक मतलब ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लौकिक मतलब लौकिक प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, और यही इसका राइट आंसर है। और यही इन पंक्तियों के अंदर विशेषता बताई गई है। तन चित उर मन राजा, जो इनका जो राजा है रतन सेन, वो किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है, और जो सिंहल है वो किसका प्रतीक है, वो ही है, हृदय का प्रतीक है, और पद्मनी किसका प्रतीक है, वो बुद्धि का प्रतीक है, चिन्हा गुरु, और सुआ होता है तोता, और तोता किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है, जेहि पंथ देखा बिनु गुरु जगत निर्गुण पावा, ठीक है। तो यही इसका अर्थ था, और मैंने आपको सबके प्रतीक भी इनकी इसकी पंक्ति के अंदर ही आपको बता दिए, ठीक है। तो उसके बाद निम्नलिखित में से स्पर संघर्षी महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है, इसका यहाँ पर ठ लिख लीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से स्पर संघर्षी महाप्राण व्यंजन है पूछा है। महाप्राण, स्पर संघर्षी तो सभी हैं, स्पर संघर्षी तो ये सभी हैं, पर इन्होंने पूछा है कि महाप्राण भी होना चाहिए। च हमारा पहला वर्ण है, तो अलप प्राण में आपको पहले बता गई, ये कट गया। उसके बाद ज क्या है, हमारा तीसरा शब्द है, च छ ज, तो ये भी अलप प्राण है, ये भी कट गया, और यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ठ है, तो ठीक है। तो ट ठ ड ये तो हमारे तालु के अंदर आ गया, तो ये भी क्या है हमारा स्पर संघर्षी के अंदर नहीं आता, तो छ बच गया। ये छ हमारा स्पर संघर्षी के अंदर आता है, और दूसरा शब्द दूसरा वर्ण है, और महाप्राण भी है, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, छ हमारा इसका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है,
छायावादी वाक्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सत्य पूछा गया, पूर्णतः सही है। छायावाद की विशेषताएं पूछी गई हैं, ठीक है। तो छायावाद की विशेषताओं के अंदर क्या है, आत्म अभिव्यंजना व दुख की वेदना की प्रवृत्ति, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो छायावाद हमारा छायावाद है उसके अंदर क्या दी गई है, उसकी विशेषताओं के अंदर हर जो उसके अंदर लेखक है, जयशंकर प्रसाद है और महादेवी वर्मा है, इनकी जो आंतरिक जो उनके मन की विरह भावना थी, वेदना थी, उनको उन्होंने अपने काव्य के अंदर उस प्रवृत्ति को बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिखा गया है। और ज़्यादातर तो महादेवी वर्मा ने अपने मन की जो वेदना है उसको बिल्कुल ऐसे के ऐसे प्रकट किया है छायावाद के अंदर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि छायावाद की पूर्णता विशेषता, ये तो बिल्कुल सही है। आत्म अभिव्यंजना, उन्होंने खुद की आत्मा की अभिव्यंजना की है, दुख और वेदना की विवृत्ति का वर्णन किया गया है, ये बिल्कुल राइट है। राष्ट्र प्रेम और अभिव्यक्ति भी उन्होंने की है, पर इसके अंदर गलत क्या है, अमानवतावाद, उन्होंने अमानवतावाद नहीं मानवतावाद, यदि यहाँ पर मानवतावाद होता फिर सही होता, अमानवतावाद नहीं होगा, ये गलत है। नारी की गरिमा की प्रतिष्ठा का इन्होंने किया है, पर असमन्वयवाद नहीं है, समन्वयवाद होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। लाक्षणिकता व रहस्यवाद का अभाव, लाक्षणिकता इनके काव्य के अंदर है और रहस्य का अभाव नहीं है, रहस्यवाद तो इनकी मेन प्रवृत्ति है, ठीक है। तो ये तीनों इसलिए यहाँ पर गलत हो गए। और क्यों गलत हो गए मैंने आपको ये भी बता दिया, इस शब्द के कारण, इस शब्द के कारण और इस शब्द के कारण गलत हो गए, और ये इनकी क्या थी, मेन प्रवृत्ति थी, ठीक है। जो समझने योग्य हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सीधा सीधा देखने से ही बन रहा है, ठीक है। लोच का होता है लचीलापन, अबुझ का होता है जो जानने योग्य ना हो, ठीक है। तो हेय का अर्थ होता है, आप कमेंट करके बताना क्या होता है, त्याग होता है। तो उसके बाद है हमारा सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है चंद छंद वर्ण की महिमा, ठीक है। तो इसके कवि कौन है, बहुत ही फेमस रचना है ये, इसके कवि कौन है, गंग कवि हैं, ठीक है। तो क का चार किस में है, तो क का चार दोनों में है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी निगलेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद है नैसिकेतोपाख्यान, ठीक है, जो मैं अपने तरीके से कर रही हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खड़ी बोली में लिखा था, किसने लिखा था, सदल मिसर ने खड़ी बोली, हमारी गद की खड़ी बोली के बारे में सदल मिसर और एक और है, कौन है वो सदल मिसर के साथ, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो सदल मिसर ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, सदल मिसर हो गया, तो इनकी सदल मिसर क्या, नैसिकोपाख्यान इसकी रचना है, ठीक है। तो अब देखो घ का 3 किस में है, तो घ का 3 हमारे ऑप्शन 1 में है, तो यही हमारा क्या होगा, सीधा सीधा राइट आंसर होगा। भाषा योग वशिष्ठ हम अच्छे से जानते हैं, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। बच गया हमारा ग, तो गा का जो बचा उसको उसके साथ सम्मिलित कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा बिल्कुल अच्छे से आप कर लेना, और साथ के साथ इसको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। विप जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, विप जाल का ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल देखते ही पता लगा। विसर्ग संधि तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो विप जाल का संधि विच्छेद होगा विपत धन जाल होगा, ठीक है। जब भी ता के बाद जा आ जाता है, तो ता हमेशा अपने उसी शब्द में बदल जाता है। जैसे ता के बाद क्या है, जा आया है, यदि ता के बाद जा आ जाए तो ता अपने क्या है, उसी शब्द में बदल जाता है, जा में बदल जाएगा, ता आधे जा में बदल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विपत धन जा होगा। ये क्या है, रूल है व्यंजन संधि का, ठीक है। ता के बाद यदि जा आ जाए तो उसी में बदल जाता है, उसी वर्ण में बदल जाता है, आधा जा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब इनको हम सुमेलित करते हैं तो हमसे 3-3 4-4 क्वेश्चन एक साथ याद हो जाते हैं, ठीक है। इस सबसे पहले है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। इसकी रचना कौन सी है, हिंदी साहित्य का विमर्श, ठीक है। मैंने ऐसे याद कर रखा है कि हिंदी साहित्य के ऊपर विमर्श किसने किया था, तो किसने विमर्श किया था, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया था, ठीक है। ऐसे याद कर रखा है। तो विमर्श कौन करेगा, पदुमलाल पुन्ना बख्शी करेगा। तो का 2 किस में है, देख लो, का 2 हमारे इन दोनों में है, ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। उसके बाद अब इनको हम नहीं देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने क्या किया था, हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में, नहीं सॉरी, जो मुझे इसके बाद इसका अच्छे से किसका बारे में, ये इसकी रचना है राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में मैंने ऐसे याद कर रखा है कि हिंदी भाषा की संवेदना का विकास किसने किया था, विमर्श किया था पद्मलाल पुन्ना बख्शी ने। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या किया था, जो संवेदना का विकास किया था, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने किया था, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया था। तो घ का 3 किस में है, तो ये देख लो, घ हो गया
हाँ, घ का 3 हमारे किसमें, फोर्थ ऑप्शन में, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद है हमारा ख का हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी भाषा और उसके विकास किया था। ठीक है, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास किसने किया था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने किया था। उसके बाद बचा हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हम तीनों ही रचना अच्छे से जानते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये हिंदी साहित्य की भूमिका हो गए, क्या है, हजारी प्रसाद की तीनों रचनाएं हैं। तो ये हमारा अच्छे से हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और इनका वर्ष काल भी अपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऐसे 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिल एक सादा कागज, ये किसकी रचना है, दिल एक सादा कागज राही मासूम रज्जा की रचना है, बिल्कुल सही है। धन धरती धन है अपना, ये किसकी रचना है, जगदीश चंद्र की रचना है। नागफनी का देश मैंने आपको ट्रिक के साथ नहीं, ये मैंने आपको नहीं करवाया है। ठीक है, जब मैं आपको उपन्यास करवाऊंगी तो आपको अच्छे से करवाऊंगी। शायद मैंने उपन्यास की जो क्लास है ना आपको करवा रखी है, वहां पर अच्छे से ट्रिक के साथ हर एक उपन्यास को करवा रखा है, तो ये भी मैंने आपको करवा रखा है। नागफनी का देश क्या है, अमृत राय की रचना है। ठीक है, और खंजन नयन हो गया। ठीक है, तो ऐसी ऐसी इसकी रचनाएं हैं। अब बचा एक जाग मछंदर गोरख आया, किसकी रचना है, तो ये विशंबर नाथ उपाध्याय की रचना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क का एक किसमें है, तो हमारे ऑप्शन इसमें सॉरी यहाँ पर 3 आना चाहिए था, 3 और 2 में है। धरती धन है अपना। ठीक है, इसका क्या है, हमारा ऑप्शन 3 है, तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, समास से लिया गया क्वेश्चन है। सबसे पहले रस से भरा, बिल्कुल सही है। रसोई घर, रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए घर होता है, संप्रदान तत्पुरुष में आता है, ये बिल्कुल गलत है। धनहीन, धन में हीन नहीं होता, धन से हीन अलग होना अपादान तत्पुरुष समास के अंदर आता है। मैंने आपको समझा रखा है, जहाँ भी अलगाव हो, तुलना हो, वहां पर क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और इसमें सही पूछा है, पतित पावन, पतितों में पावन नहीं होता, पतितों का को पावन होता है। ठीक है, तो इसका ये भी बिल्कुल गलत है, तो इसका यही क्या है, हमारा राइट आंसर है समास में। तो उसके बाद है हमारा हमारी संधि से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो आप देखते ही बता दोगे, महाधन ओधर्य। ठीक है, इसके अंदर कौन सी संधि है, महाधन ओधर्य। ठीक है, ओधर्य, देखते ही पता चल रहा है, जब आ और ओ का मेल हो जाता है तो औ हो जाता है। ठीक है, तो हमारी ये कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो वृद्धि संधि, क का हमारा क्या हो गया, हमारा 3 हो गया, क का 3 हमारा किस में है, तो हमारे ऑप्शन 3 में और 2 में है। फिर प्रत्युपकार आप देखते ही बता दोगे, यह देखते ही आप कर लोगे। ठीक है, तो यण संधि से है, प्रतिधन उपकार। ठीक है, प्रतिधन उपकार। ठीक है, ऐसे जब आप करोगे तो आप अच्छे से कर लोगे, मैं आपको समझा चुकी हूँ। जब ई का मेल, यहाँ पर क्या है, ई है और यहाँ पर क्या है, ऊ है, ई और ऊ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा य बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, प्रतिधन उपकार क्या बन जाता है, तो ई का मेल जब अलग विभिन्न स्वर से होता है तो क्या बन जाता है, तो य बन जाता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ई और ऊ मिलके या बन जाएगा। और जो हमारी ऊ की ये जो ई है, तो ई और ऊ मिलने से हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, या बन जाएगा। और या हमारा इसके अंदर है तो क्या बन जाएगा, प्रत्युपकार। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये यण संधि है। ठीक है, तो ख का हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन 2 में हमारा ख का 4 दिया हुआ है, मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। ठीक है, समुंदर धन उर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर ओ आ रहा है तो क्या हो गया, हमारा ये गुण संधि हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मही धन इंद्र, मही का अर्थ होता है धरती और इंद्र का होता है भगवान। ठीक है, तो मही धन इंद्र में क्या है, तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, तो ये हमारा इसका 2 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आधा तीतर आधा बटेर का भाव अर्थ क्या है, तो देखते ही बता देंगे, आधा तीतर आधा बटेर मतलब अनमेल वस्तुओं का संयोग। ठीक है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन जो हिंदी में कहानी से संबंधित है, जो हिंदी में मोस्ट इंपोर्टेंट कहानियां हैं वहां से हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यशपाल जी हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है, पूछा है। ठीक है, वो दुनिया यशपाल का है, पिंजरे की उड़ान यशपाल का है, फूलों का कुर्ता यशपाल का है, विपथगा किसकी रचना है, अगेय की
अगेय की क्या है, कहानी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी संकलन नहीं है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। खितिनी बाबू की कहानी के लेखक कौन, जो खितिनी बाबू है इसकी कहानी के लेखक कौन है, अगेय जी हैं। यही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है हमारा खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है, खच्चर और कहानी के लेखक कौन है, यशपाल जी हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संकलन अगेय का नहीं है, अगेय का पूछा है तो विपथगा भी कहानी किसकी है, अगेय की है। कोठीरी की बात भी अगेय की है। जयदोल भी क्या है, अगेय की है। और खंडर की आत्माएं इनकी रचना नहीं है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चौथे विवाह की पत्नी कहानी है, जो इसके रचनाकार कौन है, तो इलाचंद्र जोशी क्या है, इसके रचनाकार हैं। उसके बाद है किस कहानीकार की कहानी मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। ऐसा कौन सा कहानीकार है जिसकी जो कहानी है वो कैसी हैं, केस हिस्ट्री जैसी प्रतीत होती हैं। तो किसकी होती हैं, तो इलाचंद्र जोशी की होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है, तो इलाचंद्र जोशी का कौन सा कहानी संकलन नहीं है, शरणार्थी बिल्कुल भी नहीं है। शरणार्थी किसकी रचना है, तो अगेय की रचना है। किसकी रचना है, अगेय की रचना है। उसके बाद कामभावना व यौन समस्याओं पर कहानी लिखने वाले कहानीकार को का क्या नाम है, जो किस पर कहानियां लिखते हैं, कामभावना और यौन समस्याओं पर, तो कौन लिखते हैं, तो वो है हमारे ऑप्शन सी बी, आरसी प्रसाद सिंह। ठीक है, इसके ना मुझे ऑप्शन के अंदर डाउट है, मुझे भगवती चरण वर्मा भी लग रहा है, मैं एक बार आपको कमेंट कर दूंगी, पर आरसी प्रसाद सिंह कर लो आप यहाँ पर। ठीक है, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। जो वसीयत कहानी है इसके लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो उसके बाद हमारी अगली कहानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। ठीक है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। अहम ब्रह्मासिमी, ये कहानी के लेखक कौन है, तो बिशम सहानी। और बिशम सहानी के सभी नाटक भी आपने याद करने हैं। तमस हो गया, कबीरा खड़ा बाजार में तमस हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपने क्या करने हैं, इनके नाटक भी अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि बिशम सहानी के नाटक पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पूछी जाती है, तो बिशम सहानी के नाटक बहुत ज़्यादा फेमस है। अमृतलाल नागर और अमृत राय की और रचनाएं भी, उपन्यास भी आप अच्छे से करके जाओगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके ही जाने चाहिए। ठीक है, इनमें से किसी यथार्थवादी कहानीकार के वर्ग में नहीं रखा जाएगा, तो किसे नहीं रखा जाएगा, वो है भगवती चरण इसका आंसर क्या होगा, जो यथार्थवादी के कहानीकार के वर्ग में नहीं आएंगे, इलाचंद्र जोशी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये तो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार थे। ठीक है, ये 3 मनोविश्लेषणवादी कहानीकार थे, एक जिनेंद्र हो गया, एक इलाचंद्र जोशी हो गया, और एक क्या हो गया, अगेय हो गया। 3 ही मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। ठीक है, और इन तीनों की रचनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार है, मनोविश्लेषणवादी क्या है, कहानीकार है। मैंने आपको 3 बता दिए कौन कौन है, एक अगेय, वो भी मनोविश्लेषणवादी है, और एक हमारा क्या हो गया, जिनेंद्र। ठीक है, जिनेंद्र की हर एक रचना किसी न किसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे नीलम देश की राजकन्या हो गया, फांसी हो गया, 2 चिड़िया हो गया, ठीक है, पाजेब हो गया, खेल हो गया, और सुनीता हो गया, त्यागपत्र इनके उपन्यास हो गए। ठीक है, ये सभी रचनाएं इनकी एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया निम्नलिखित किसकी कहानियों का संग्रह है, तो ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित जो कहानी संकलन है वो संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है, तो किसकी कहानियों का संग्रह है, वो प्रभाकर माचवे की कहानियों का संग्रह है। उसके बाद हिंदी में शिकार कथाओं का लेखन, जो शिकार पर आधारित कथाएं जिनका लेखन या श्री गणेश किसने किया था, श्री राम शर्मा ने किया था। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे जो एनसीईआरटी से आधारित क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ठीक है, नौबत खाने में इबादत किस व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है, तो बिस्मिल्लाह खान का चित्रण किया गया है। तो एक किसके व्यक्तित्व के ऊपर आधारित है, बिस्मिल्लाह खान के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो और ये किसने लिखी थी ये रचना, तो किसने, यतेंद्र मिश्र ने लिखी थी। ठीक है, तो यदा कदा अयोध्या व अन्य कविताएं ड्योढ़ी पर आलाप किस लेखक की रचनाएं हैं, ये किसकी रचनाएं हैं, यदा कदा अयोध्या व अन्य कविताएं ड्योढ़ी पर आलाप किस लेखक की रचनाएं हैं, एनसीईआरटी से ली गई हैं, 10th क्लास की से। ये किसकी रचनाएं हैं, यतेंद्र मिश्र की रचनाएं हैं। और जो यह रेखा चित्र लिखा गया है बिस्मिल्लाह खान के ऊपर, नौबत खाने में इबादत, ये भी क्या है, इनकी ही रचना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद है रस रंजन साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, या किस महत्वपूर्ण लेखक या आलोचक की रचनाएं
रचनाएं हैं, जितनी भी यहाँ पर रचनाएं लिखी हैं मैं सिर्फ आपके लिए ही लेके आई हूँ। इनको अच्छे से आप क्या कर लेना, याद कर लेना। किसकी हैं ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, 10th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई हैं। संपत्ति शास्त्र किस आलोचक की रचना है? बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसके बाद है एक कहानी, यह भी किस लेखक और लेखिका की रचना है? तो मन्नू भंडारी की रचना है ये, ठीक है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। एक प्लेट सैलाब में हार गई आपका बंटी या किस लेखक या कवि की रचना है? तो मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। और सभी रचनाओं को आपने अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे सुमेलित करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि आपको ऐसे ही मिलेंगे, कि एग्जाम के अंदर आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में या फिर सुमेलित करके पूछ लिए जा सकती हैं, ठीक है। मानवीकरण की दिव्य चमक संस्मरण के लेखक कौन है? ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल क्या है इसके लेखक थे। संस्कृति निबंध लेखक का जो संस्कृति निबंध है उसके लेखक का नाम बताइए, जो 10th क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, तो कौन है? भंत आनंद कौशल्यान क्या है इसके लेखक। और ये क्या है? गद्य की विधा कौन सी है? निबंध है। जो संस्कृति है वो क्या है? गद्य की विधा के अंदर क्या है? ये निबंध है, ठीक है। उसके बाद भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख रचनाओं के लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम है भंत आनंद कौशल्यान क्या है इसके लेखक का नाम। और ये सभी रचनाएं आपने अच्छे से याद करनी है, ठीक है, जो यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सी विधा मानवीकरण की दिव्य चमक है और इसके लेखक कौन है? ठीक है, जो विधा दी गई है और उसके लेखक का नाम बताना है, जो मानवीकरण की दिव्य चमक है, तो इसके लेखक का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और ये विधा कौन सी है? तो ये संस्मरण विधा है, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास हमारी खत्म होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।